हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? मैं तो बढ़िया होंगे। आज का जो वीडियो होगा वो वीडियो चैप्टर नंबर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप का होगा। और इसमें हम एमसीक्यू से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे क्योंकि इसका इसका जो क्लास है उसमें हमने पढ़ा दिया था। तो इसमें कौन-कौन से एमसीक्यू होंगे और कैसे एमसीक्यू बन सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरणतः पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदान का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी पृथ्वी है उस पे जब अलग-अलग प्रकार के स्थल रूप बनते हैं, जिसके एग्ज़ाम्पल भी दिए गए हैं, पर्वत, घाटी, पठार, मैदान, वो किसकी वजह से होता है? देखिए, पृथ्वी पर 2 प्रकार के बल काम करते हैं। एक तो होता है आंतरिक बल, एक होता है बाह्य बल। अभी हम जब क्लास 7th के एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आएँगी। मतलब कि जो बल होता है, वो 2 प्रकार का होता है। एक आंतरिक और एक बाह्य बल। आंतरिक और बाह्य बल का मतलब इतना सा है कि जो अंदर की हलचल की वजह से होता है और जो बाहर होता है। मतलब एक ऐसा बल जो पृथ्वी पर अंदर से बाहर की ओर लग रहा है। अंदर से बाहर की ओर लग रहा है या एक ऐसा बल जो बाहर से अंदर की ओर लग रहा है, तो इसको बोलते हैं आंतरिक बल, एंडोजेनिक फोर्स। इसको बोलते हैं बाहरी बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स। तो इनसे पृथ्वी पर अलग-अलग स्थल रूपों का निर्माण होता है। मतलब ये हुआ कि दोनों क्रियाओं से, आंतरिक और बाह्य क्रियाओं से, दोनों क्रियाओं से स्थल रूप का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए इसमें कह रहा है कि कौन-सा कथन सत्य है? कौन-सा कथन सत्य है? इसमें पहला स्टेटमेंट है, पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। अब यहाँ पर हम एक बात समझते हैं, अपक्षय और अपरदन। देखिए, अपक्षय 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 में क्या होता है? जो चट्टान होती है, जो सैल होती है, सैल का मतलब हुआ जो रॉक होती है, वो टूट-फूट जाती है। सैल क्या होती है? टूट जाती है। टूट-फूट जाती है। इसको अक्षय बोलते हैं। जैसे इसके कई फैक्टर होते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल में आपने पढ़ा होगा कि जैसे दिन में सनलाइट उस पे पड़ती है, रात में वो ठंडी हो जाती है, तो धीरे-धीरे करके उसमें तनाव होता है और मिसाइल टूट जाती है। तो टूटने-फूटने को अपक्षय बोलते हैं। और अपर्दन का मतलब है कि जैसे एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये कोई चट्टान थी ऐसे यहाँ पर, ये सैल है, कोई रॉक है, या इस तरीके से कोई रॉक है और अपक्षय अपर्दन की वजह से टूट गई। ये टूट गई यहाँ पर और टूट कर के छोटे-छोटे टुकड़ों में, छोटे या बड़े टुकड़े हो सकते हैं, जब उसमें बदल गई, इसको बोलते हैं अपक्षय। यहाँ से अब जैसे वायु है, वायु उड़ा कर के ले जा सकती है, जल हो सकता है जल अपने साथ बहा कर के ले जाए। यहाँ से कहीं पर जाकर के ये जो कण हैं इसके, ये कहीं पर जाकर के जम जाएँगे इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं निक्षेपण, जमाव जिसको बोलते हैं। जैसे निक्षेपण का मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पर मान लीजिए गंगा है यमुना, गंगा का मैदान। देखिए गंगा का मैदान आपने पढ़ा होगा, गंगा या बोल सकते हैं ब्रह्मपुत्र या सतलज का जो मैदान है, वो जमाव निक्षेप से हुआ, जमाव से हुआ। तो वहाँ पर क्या छोटे-छोटे जो कंकड़ पत्थर थे वो आकर के जम गए, जिससे वो मैदान का निर्माण हुआ। तो जो चट्टान है उसका टूटने-फूटने को अपर्दन, और जब वो अपर्दन कहीं जाता है, अपर्दन में जो छोटे-छोटे टुकड़े कहीं जाते हैं, कहीं सब जमते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं निक्षेपण। तो इसका मतलब है इसमें आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोनों सही होंगे, 1 और 2 दोनों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन-सी है? देखिए, वलित पर्वत श्रृंखला का मतलब ये हुआ कि ऐसे पर्वत जो फ़ोल्डेड माउंटेन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर एक माउंटेन है जो इस तरीके से, फ़ोल्डेड का मतलब है जिसमें कई सारे वलन हों, फ़ोल्ड हों। ऐसा समझ सकते हैं इस तरीके से, इसमें कई फ़ोल्ड हों, वलन हों। तो इसमें अगर बात कर रहा है कि सबसे पुरानी कौन-सी है, तो सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है, वो पर्वत श्रृंखला कौन-सी हो जाएगी? वो अरावली हो जाएगी। अरावली कहाँ पर है? तो अरावली भारत में ही है। अरावली कहाँ पर है? तो अरावली भारत में है। और भारत में कहाँ पर है? तो राजस्थान में मुख्य रूप से फैली हुई है। और आज ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब क्या होता है कि ये अपक्षय और अपरदन की वजह से धीरे-धीरे घिस गई है, जिससे वो बहुत कम बची हुई है। ये अवशिष्ट पर्वत बना हुआ है, बचा हुआ है, मतलब इसमें बहुत कम भाग बचा हुआ है, बाकी इसका टूट-फूट गया है। ठीक है? तो भारत में पाई जाती है। यूराल पर्वत कहाँ है? तो देखिए यूराल पर्वत की जब बात करेंगे तो यूराल पर्वत जो है एशिया और
यूरोप के बीच में है। मतलब कि एशिया और यूरोप को डिवाइड करने वाला जो एक पर्वत है, वो यूराल पर्वत है। रॉकी पर्वत कहाँ है? तो रॉकी पर्वत की जब बात करेंगे, तो ये नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका में है। और अपलेशन पर्वत कहाँ है? तो ये भी नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है। लेकिन ये जो है, ये वो यूएसए के पूर्वी भाग में है, यूएसए के पूर्वी भाग में है, पूर्वी भाग में है। और जो रॉकी पर्वत है, ये यूएसए और कनाडा के मध्य में पश्चिम भाग में है। यूएसए और कनाडा के मध्य में, मध्य में, पश्चिम में। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? अरावली वलित पर्वत है, लेकिन वो कैसा है? पुराना है, सबसे पुराना भारत में है और पूरी दुनिया का भी सबसे पुराना पर्वत है। और ये आज वर्तमान में कैसा है? वर्तमान में आज अवशिष्ट पर्वत की भांति फैला हुआ है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन पर्वतों हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहते हैं। हिमानी का मतलब ये हुआ कि जो बर्फ है, मतलब एग्ज़ाम्पल में कि पर्वत है कोई यहाँ पर, इस तरीके से कोई पर्वत है यहाँ पर, तो इसके जो सबसे ऊपर है हिस्सा है, ये वाला, यहाँ पर जो हिस्सा है, ये हिमानी होता है। हिमानी मतलब ग्लेशियर होता है। ये हिमानी होता है, ग्लेशियर होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। फिर कहता है कि पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने के को श्रृंखला कहते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन इसमें है। पहला हिमानी को लेकर के है, कि ग्लेशियर क्या है? तो हमने बताया कि पर्वत का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ये आप पढ़ेंगे आगे चल कर के, कि जब आप सरफेस से ऊपर जाते हैं, मतलब कि सतह से ऊपर जाते हैं, तो 165 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होने लगता है? डाउन होने लगता है। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। तो धीरे-धीरे क्या होता है कि जब आप लगभग साढ़े 3 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर के आस-पास ऊपर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर फिर बर्फ मिलना स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। ठीक है? वो आगे पढ़ेंगे डिटेल में। दूसरी बात कहता है, अगर पर्वत श्रृंखला का मतलब क्या है? पर्वत श्रृंखला का मतलब है कि जो एक रेखा क्रम में हो, मतलब कि कई पर्वत ऐसे इस तरीके से हैं, एक रेखा क्रम में है, उसको बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। तो इसका मतलब है, इसके आंसर क्या होंगे? इसका आंसर 1 और 2 दोनों होंगे, यानी इसका इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा है, जिन पर्वतों की सतह ऊबड़-खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होते हैं, ऐसे पर्वतों को क्या कहते हैं? देखिए आपने पढ़ा था, इस चैप्टर में पढ़ा था कि कई प्रकार के पर्वत हैं। जैसे एक होता है वलित पर्वत होता है, एक ज्वालामुखी पर्वत होता है, एक बरसोत्स पर्वत होता है, मतलब कि हॉर्स माउंटेन होता है, वोल्केनिक माउंटेन होता है, और जो फोल्डेड माउंटेन होता है वो है। अब यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या है? जैसे एग्जांपल में हम पहले पर्वत की बात करें, वलित पर्वत। देखिए वलित पर्वत क्या होता है? 2 प्लेटों के निर्माण से बनता है। 2 प्लेटों की वजह से बनता है, उसकी वजह से उसका निर्माण होता है। जैसे एग्जांपल में जो हिमालय पर्वत है वो कैसा है? एक वलित पर्वत है। हिमालय कैसा पर्वत है? एक वलित पर्वत है। और ये किसकी वजह से हुआ है? तो 2 प्लेटों के टकराव की वजह से इसका निर्माण हुआ है। तो जब इसका निर्माण हुआ तो कैसा हुआ? किस तरीके से बना हुआ है? तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे, यहाँ पर। तो ये ऊबड़-खाबड़ बहुत ज़्यादा, ऊपर यहाँ पर देखेंगे ऊबड़-खाबड़ चीज़ें मिल जाएगी। तो ऐसे पर्वत जो नवीन वलित पर्वत होते हैं, वो ऊबड़-खाबड़ होते हैं, क्योंकि उनका निर्माण हो रहा होता है, और जब वो बन रहा होता है उसमें ऊबड़-खाबड़ ज़्यादा होते हैं। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये। तो इसका एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा? हिमालय। ज्वालामुखी पर्वत कौन-सा होता है? ज्वालामुखी पर्वत वो पर्वत होते हैं जो ज्वालामुखी के से निकलने वाला जो लावा है, मैग्मा है, लावा है, उससे जब वो जमता है लावा, तो उससे जिस पर्वत का निर्माण होता है, उस पर्वत को बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। जैसे अफ्रीका में जो तंजानिया है, वहाँ पर किलिमंजारो पर्वत है। किलिमंजारो पर्वत। ये कैसा है? ये है ज्वालामुखी निर्मित पर्वत। और बंसोद पर्वत मैंने आपको बताया था कि जैसे जब जो सतह है उसमें तनाव आ जाता है, तनाव की वजह से क्या होता है, वो सतह टूट जाती है। तो इसमें ये बीज का हिस्सा नीचे बैठ जाता है और ये शेष बना रहता है। जैसे इस तरीके से कुछ बना होगा यहाँ पर, इस तरीके से होगा। तो फिर इसको, ये जो बनेगा, ये बंसोस पर्वत बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए। और हम तीनों चीज़ें हमने इसमें एक्सप्लेन कर दी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्न नीचे दिए गए युग में कौन-सा सुमेलित है? देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, पहला जो इसमें पर्वत दिखा लिखा हुआ है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत मैच कर रहा है कि ज्वालामुखी पर्वत से? नहीं कर रहा है, क्योंकि यूराल पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी पर्वत से नहीं हुआ। ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, इसका निर्माण ज्वालामुखी से नहीं हुआ है।
दूसरा है वाजेस पर्वत। वाजेस पर्वत कैसा पर्वत है? तो ब्रह्मोत्तर पर्वत है, बिल्कुल सही है। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो कैसा ज्वालामुखी, इसके बारे में हमने बताया। फ्यूजियामा गलित पर्वत है, ये गलत है, फ्यूजियामा गलित पर्वत नहीं है। ये कैसा पर्वत है? ये ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है। तो इसलिए इसमें कौन-सा ऑप्शन सही होगा? इसमें 2 और 3 ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोना किया पर्वत किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। सीधा क्वेश्चन है, इसमें बहुत डिटेल्स जानने है नहीं, सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की जब बात करते हैं, इसमें है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन-सा है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें पता है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन-सा है? तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार, इसको इसको अंतरा पर्वतीय पठार बोलते हैं। अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। मतलब कि ऐसा पठार जो 2 पर्वतों के बीच में है। और किसके बीच में है? ये कमेंट करके आप बताइए कि किस कौन से ये पठार किन पर्वतों के बीच में है? युगांडा का पूर्वी पठार और केन्या का, ये दोनों जो पठार हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में है। और दक्कन का पठार कहाँ पर है? तो हमको पता है इंडिया में दक्कन का पठार स्थित है। भारत में दक्कन का पठार स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मैदान के बारे में बात कर रहा है, मतलब प्लेन के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले समझिएगा जो प्लेन होते हैं, मैदान जो होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है? तो मैदानों का निर्माण निक्षेपण से होता है। अभी हमने आपको बताया था वहाँ पे कि जो मैदान है, इनका निर्माण कैसे होता है? तो नदियों द्वारा लाए गए, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से। अवसाद के जमाव से का मतलब क्या होगा? जो सेडिमेंट्स हैं उनके डिपॉजिशन से होता है। अवसाद के जमाव से, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। और उपजाऊ होते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर कृषि अच्छे से की जा सकती है। कृषि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जो नदियों द्वारा बनाया गया मैदान होता है, उसमें कृषि बहुत अच्छी होती है। और क्योंकि यहाँ पर कृषि होती है, मैदान यहाँ पर मतलब यहाँ पर पानी भी उपस्थित होता है, इसलिए मैदानों में क्या होता है? जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। जनसंख्या घनत्व क्या कह सकते हैं? जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है। और इंडिया का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, दुनिया में देख लीजिए, जहाँ-जहाँ पर इस तरह के मैदान का निर्माण हुआ है, वहाँ-वहाँ पर वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। तो भारत में जैसे मैदान कौन-सा है? एग्ज़ाम्पल अगर देखेंगे तो एग्ज़ाम्पल में क्या हो जाएगा? जैसे सिंध सतलज का मैदान, सिंधु सतलज का मैदान, गंगा यमुना मैदान, गंगा यमुना का मैदान, और तीसरा ब्रह्मपुत्र मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये 3 उदाहरण आप देख सकते हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो आइए हम देखते हैं क्या है इसमें। अधिकांश मैदान मुख्य नदियों के सारी नदियों द्वारा बनाया जाता है, हमने आपको बताया, भी सही है। मैदानों में मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं, ये भी सही है। तो मतलब क्या है? इसका आंसर ए और बी, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्थल की ऊँचाई समुद्र तल से मापा जाता है। समुद्र तल का समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। थोड़ा इसको समझते हैं। जो ऊँचाई है, उसको कहाँ से मेज़र करते हैं? तो समुद्र तल से करते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मान लीजिए कि कोई एक स्ट्रक्चर इस तरीके से है, यहाँ पर कोई पर्वत है इस तरीके से, ऐसे मान लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई पठार है ऐसे, ठीक है? इस तरीके से कोई पर्वत या पठार है यहाँ पर। ये पठार है और ये पर्वत है। तो इसमें अगर आप देखें, अगर आपको इसमें ऊँचाई मेज़र करनी हो, तो आप देखेंगे यहाँ से किसी चीज़ को हम मेज़र करेंगे तो ऊँचाई कुछ और आएगी, यहाँ से कुछ करेंगे तो कुछ और आएगी, यहाँ से कुछ और आएगी, यहाँ से कुछ और आएगी। तो कहने का मतलब इतना सा है कि अगर हम कोई किसी और जगह से, पर्वत हो सकता है, पठार हो सकता है, मैदान हो सकता है, कहीं और से अगर हम ऊँचाई को मेज़र करते हैं, तो फिर उसमें वेरिएशंस आ जाएँगे और इनमें अंतर आ जाएगा। इसलिए ऊँचाई को मेज़र करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि समुद्र तल से हम ऊँचाई को माप लें। तो कथन कहता है कि कौन-सा सही है और व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो दोनों कथन सही हैं, क्योंकि समुद्र का जो तल होता है, वो समान होता है सभी जगह से, तो ऊँचाई मेज़र करने में आसानी होती है और इसलिए हम इसको मेज़र करते हैं, इसलिए कथन भी सही है।
दोनों और उसकी व्याख्या भी दूसरा वाला पहले वाले की कर रहा है। यहाँ पे 2 होना चाहिए, कथन 2 यहाँ पर कथन 2 एक की व्याख्या कर रहा है, और 2 व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन-सा इसमें सही युग्म सम्मिलित है? सही युग्म सम्मिलित होने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, कौन-सा पर्वत किस महाद्वीप में है? देखिए, हमने आपको बताया था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है, ये यूरोप में नहीं है, कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में पाई जाती है। आल्प्स पर्वत की बात करेंगे तो आल्प्स पर्वत एशिया में नहीं है, ये यूरोप में है। यूरोप में है, स्विट्जरलैंड वाले भाग में है। एंडीज पर्वत की बात करेंगे तो एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है और ये विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। विश्व का सबसे लंबा पर्वत, लंबा पर्वत है। रॉकी पर्वत कहाँ पर है? तो उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन उत्तरी अमेरिका में कहाँ पर है? तो यूएसए और कनाडा के बीच में। तो इसमें 2 ऑप्शन गलत, 2 इसमें गलत हो गए, पहला और दूसरा, और 3 और 4 सही है। इसका मतलब है केवल 2 इसमें मैच करते हैं, 2 युग्म केवल सुमेलित करते हैं। ठीक है? अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तो इसमें केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मैदानों के बारे में। एक तो पहले मैदान वाला देखा था, गलत हो गया इसमें, मैदान नहीं होगा, पर्वतों के बारे में होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पर्वत के बारे में। मैदान नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? पर्वत। पर्वतों के संदर्भ में बात करनी है। पर्वतों के संदर्भ के बारे में बात करनी है। ये पर्वत में लिखा है, पहला कौन-सा इसमें कथन सत्य है? विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत श्रृंखला हिमालय है, सही है। विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत श्रृंखला हिमालय है और इसकी ऊँचाई कितनी है? तो 6000 मीटर इसकी ऊँचाई, ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर पर्वत, हिमालय पर्वत की ऊँचाई की बात कर रहे हैं, तो 6000 मीटर होगी। लेकिन हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो सबको पता है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो एक चोटी है और उसकी ऊँचाई कितनी है? तो 8848 मीटर उसकी ऊँचाई। तो इन दोनों में कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ये एक चोटी है, पीक है, जिसकी ऊँचाई यहाँ पर 8848 है, मतलब 88-48 मीटर है। लेकिन हिमालय की बात करेंगे तो उसकी एवरेज में ऊँचाई कितनी है? 6000 मीटर के आस-पास में हो जाएगी। ठीक है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज़ है, तो इसके बारे में मैंने बताया कि विश्व की सबसे पर्वत श्रृंखला जो है लंबी, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला वो एंडीज़ है और कहाँ पर है? तो वो, ये हमने आपको बताया था अभी कि दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में कॉन्टिनेंट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, इसलिए दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। ऑप्शन 1 और बी, मतलब कि 1 और दोनों, 2 दोनों सही हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पठार के बारे में बात की जाती है। देखिए पठार क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा है। पठार एक लाइक टेबल, मेज के आकार का एक कलाकृति होती है, कि मतलब उसका जो किनारा होता है वो तीव्र ढाल या कम ढाल वाला हो सकता है और ऊपर सपाट होता है, फिर यहाँ पर इस तरीके से उसमें ढाल होता है। तो ये पठार होता है। पठार किस लिए फेमस होता है? पठार किस लिए जाना जाता है? तो जो पठार होता है, यहाँ पर मुख्य रूप से खनिज पाया जाता है। मुख्य रूप से क्या मिलता है? खनिज। तो जहाँ-जहाँ पठार होता है, जैसे एग्ज़ाम्पल में अगर देखेंगे, तो भारत में छोटा नागपुर पठार, यहाँ पर खनिज बहुत पाया जाता है। छोटा नागपुर जो पठार है, वहाँ पर खनिज बहुत पाया जाता है। इसी तरीके से आप अफ्रीका में देखेंगे, किम्बर्ले का पठार। इसी तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, वहाँ पर भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। तो जहाँ-जहाँ पठार है, वहाँ-वहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? अधिकांश पठारों पर खनिज उपलब्ध होता है। ये सही है, अधिकांश पठारों पर खनिज उपलब्ध होता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में खनिज भंडार पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने एक ज़िक्र किया है कि ऑस्ट्रेलिया में भी पठार पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी हिस्सा है, जैसे अगर ऑस्ट्रेलिया का मैप यहाँ पर ड्रॉ करें इस तरीके से, यहाँ पर, यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से बनेगा जाकर के ऑस्ट्रेलिया का मैप। तो ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो ये जो पश्चिमी भाग है, ये वाला, यहाँ पर पठार है। पूर्वी भाग अगर देखेंगे इधर, तो यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं। यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं, यहाँ पर है। और इसके पास में ही जस्ट यहाँ पर अगर देखेंगे आप, तो मैदान पाया जाएगा, जहाँ पर भेड़ पालन ज़्यादा होता है, मैदान पाया जाएगा। तो पठार किस भाग में? पश्चिमी भाग में हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में पठार पाए जाते हैं, ठीक है? पठार पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका दूसरा दूसरा स्टेटमेंट है, वो गलत हो गया। तो इसमें कौन-सा कथन सही है? केवल और केवल एक कथन यहाँ पर
सही है। अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें क्वेश्चन क्या होगा? अच्छा, इसमें क्वेश्चन इतने ही हैं, 13 ही क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कई क्वेश्चन देख लिए कि जो चैप्टर था इससे जुड़े हुए कई क्वेश्चन देखे। अब यहाँ पर बात कर अब हम अगर हम अगले चैप्टर की बात करें तो इसमें अब कोई चैप्टर बचा नहीं है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो क्लास 7th की एनसीईआरटी होगी जिसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पर्यावरण के बाद स्टार्ट करेंगे, उसके बाद दूसरा चैप्टर होगा उसको स्टार्ट करेंगे और जो उससे रिलेटेड एमसीक्यू बनेंगे उनकी बात करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो बहुत बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत-बहुत धन्यवाद।